तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरित किया जाता है, और एक सामान्य सूत्र भी आपको बताऊंगा जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या पद्धति में संख्या दी गई हो उसे दशमलव संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। चाहे आपको जो संख्या दी गई है वो द्विआधारी संख्या है, अष्टाधारी संख्या है और षोडश आधारी संख्या है, उसको आप दशमलव संख्या में आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो आइए देखते हैं सूत्र क्या है। तो बच्चों, सूत्र यह है, यदि x3, x2, x1, x0, पॉइंट x -1, x -2 किसी संख्या पद्धति की संख्या है तो x3, x2, x1, x0, x -1, x -2 अंकों से मिलकर बनी है एवं y उस संख्या पद्धति का आधार है, तो संख्या का दशमलव रूपांतरण इस सूत्र से दिया जाएगा। बच्चों, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या पद्धति में आपको संख्या दी गई हो उसे आप दशमलव संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा है, इसका पहले मतलब समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमें कोई संख्या दी है और संख्या को लिखने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, जनरल उपयोग कर रहे हैं, सामान्य कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे ये संख्या है और इस संख्या को लिखने के लिए कुछ अंकों का उपयोग किया है। वो अंक है हमारे x3, x2, x1, x0, x -1, x -2। और y क्या है? y उस संख्या पद्धति का आधार है जिस संख्या पद्धति में संख्या को लिखा गया है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक द्विआधारी संख्या लिखता हूँ। तो द्विआधारी संख्या जो है वो मैंने ली है और वो मान लीजिए कि वो संख्या है 1010.11। ये वो संख्या है द्विआधारी संख्या। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जो y है वो तो आपका संख्या देख के ही फिक्स हो जाएगा, क्योंकि y क्या है? उस संख्या पद्धति का आधार है जिसमें संख्या दी गई है। तो यहाँ पे संख्या किस में दी गई है? द्विआधारी संख्या है, द्विआधारी संख्या पद्धति में दी गई है, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? 2। अब बच्चों, यहाँ पे अगर आप तुलना करेंगे तो आप आसानी से x3, x2, x1, x0 इन सब के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर तुलना करें तो इसकी और इस सामान्य संख्या की तुलना करेंगे तो x3 का मान आप देख सकते हैं 1 आएगा, क्योंकि देखिए सबसे आगे वाली अंक कौन सा है? 1, और x3 सबसे आगे है। उसके बाद में x2 का मान आएगा 0 के बराबर, x1 जो है उसका मान आएगा 1, x0 का मान आएगा 0, x -1 का मान आएगा 1 और x -2 का मान आएगा 1। इस प्रकार से आपको कोई संख्या दी गई हो तो आप x3, x2, x1, x0, x -1, x -2 और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे मैं चलता हूँ एग्जाम्पल से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुख्यतः 4 संख्या पद्धतियाँ हम पढ़ने वाले हैं उनके आधार क्या क्या होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले द्विआधारी संख्या पद्धति। बच्चों, इस संख्या पद्धति का आधार 2 होता है। फिर आता है हमारा अष्टाधारी संख्या पद्धति, इसका आधार 4 होता है, इसका आधार 8 होता है, 4 नहीं होता, 8 होता है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी दशमलव संख्या पद्धति, इसका आधार 10 होता है। और फिर है षोडश आधारी संख्या पद्धति, इसका आधार बच्चों 16 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम इस सिलेबस में इन 4 संख्या पद्धतियों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो कम से कम ये तो आपको याद होना ही चाहिए। आगे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कैसे इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक संख्या मानता हूँ जो कि एक द्विआधारी संख्या होगी, और मान लीजिए वो संख्या है 1010.11, और इस संख्या को आप रूपांतरित करना चाहते हैं दशमलव संख्या। तो आपका जो सूत्र था वो था कि x3 y की पावर 3 प्लस x2 y की पावर 2 प्लस x1 y की पावर 1 प्लस x0 y की पावर 0 प्लस x -1 y की पावर -1 प्लस x -2 y की पावर -2, ये सूत्र था।
अब बच्चों आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हमको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो द्विआधारी बिंदु है उसके पहले जितने अंक हैं, ठीक है, द्विआधारी बिंदु के जितने भी अंक हैं उन सब अंकों के लिए y की घात जो आएगी वो धनात्मक आएगी। जैसे ये पहला अंक था तो मैंने इसको लिखा x0 और y0, यह हम लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, x0 y की पावर 0, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, x0 y की पावर 0। अब इसके पहले वाला जो अंक था उसको लिखा है x1 और यहाँ लेंगे y की पावर 1, फिर लेंगे x2, फिर लेंगे y की पावर 2, x3 y की पावर 3। अगर इसके पहले मान लीजिए कोई अंक होता जैसे 1 होता तो यहाँ मैं लिखता x4 y की पावर 4 प्लस। तो ये बात को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में द्विआधारी बिंदु के बाद में जो संख्याएं लिखी गई है उनके लिए y की पावर -1, -2, -3 लिखेंगे। यानी ये बहुत बहुत अच्छे से समझ लेनी है आपको कि द्विआधारी बिंदु के पहले जो भी अंक लिखे हैं उनके साथ y की पावर धनात्मक रहेगी और द्विआधारी बिंदु के बाद में जितने भी अंक लिखे हैं उनके लिए y की पावर ऋणात्मक रहेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, y क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि y है आधार, और जिस संख्या पद्धति में आपको संख्या दी गई है उसका आधार y के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है वह एक द्विआधारी संख्या है, इसलिए यहाँ पर y का मान कितना आएगा 2, क्योंकि जो संख्या हमें दी गई है वह एक द्विआधारी संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस मेन जो बात है वो इस सूत्र को याद करना है, साथ में द्विआधारी बिंदु के पहले जितने भी अंक हैं सबके लिए y की घात धनात्मक और द्विआधारी बिंदु के बाद में जितने भी अंक हैं सबके लिए y की घात ऋणात्मक, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल y का मान रखना है और x2, x3, x1, x0, x-1, x-2 का मान रखना है। तो आइए देखते हैं कि मान क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको करना है। तो जनरल संख्या हमने मानी थी, वो मानी थी x3, x2, x1, x0, पॉइंट, x-1, x-2, ये हमारी जनरल संख्या थी। और हमारी जो प्रश्न में संख्या दी गई है वो है 1010.11। तो इन दोनों की तुलना करके और आप इनके मान निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि तुलना जब करेंगे तो x3 जो है वो आएगा 1, x2 आएगा 0, x1 आएगा 1, x0 आएगा 0, x-1 जो है x-1 आएगा 1 और x-2 आएगा 1, साथ में y जो है वो आएगा 2। अब हमारा जो जनरल सूत्र था वो लिखेंगे। तो जो जनरल सूत्र था वो था x3 इंटू वाई की पावर 3। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये सूत्र याद हो जाए। x1 y की पावर 1, x0 y की पावर 0 प्लस x-1 y की पावर -1 प्लस x-2 y की पावर -2। अब देखते हैं x3 कितना है 1, y कितना था 2, ठीक है, तो 2 की पावर 3 प्लस x2 0 इंटू y की पावर 2, यानी 2 की पावर 2, x1 1 इंटू y की पावर 1 यानी 2 की पावर 1, x0 0 इंटू y की पावर 0 प्लस x-1 कितना है 1 इंटू y की पावर -1 यानी 2 की पावर -1 प्लस x-2 कितना है 2 और y की पावर -2 यानी 2 की पावर -2। तो खाली इसको आपको अब हल करना है। तो 1 इंटू कितना आएगा बताइए 2 की पावर 3 जो कि होता है 8, तो 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 यानी कि 0.5, ठीक है,
टू की पावर -1 की वैल्यू होती है 0.5, तो 1 इंटू 0.5 प्लस टू की पावर -2, इसकी वैल्यू होती है 0.25। अब बच्चों अगर आपको ये नहीं पता कि टू की पावर -1 जो है वो 0.5 कैसे आया और टू की पावर -2 0.25 कैसे आया, तो देखिए टू की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 1/4, और इसकी वैल्यू आती है 0.25। तो इस प्रकार से आप टू की पावर -2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों आपको केवल ये गुणा करना है और जोड़ना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1 इंटू 8 होता है, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 0.5, तो 1 इंटू 0.5 यानी 0.5, और प्लस 2 इंटू 0.25 यानी 0.5 फिर से आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, 2 इंटू 0.25 लिख दिया और x -2 की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं हो, इसका ध्यान रखना, नहीं तो आपकी गलत हो जाएगा आंसर, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये सिली मिस्टेक्स पकड़ में आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, लेकिन मुझे ये पता था कि द्विआधारी संख्याओं को लिखने के लिए 2 का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा, तो मैंने पकड़ लिया कि ये मैंने गलती करी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। अब इनको केवल जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 8 + 2 10 और 10.75। तो यहाँ पर ये जो आंसर है 10.75 यही आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्विआधारी संख्या आपको दी गई थी 1010.11, इसको जब आप रूपांतरित करेंगे तो रूपांतरण करने के बाद आपको जो दशमलव संख्या प्राप्त होगी वो होगी 10.75। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, ये वो तरीका है, इसको नोट कीजिए पॉज करके, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करें, इसको नोट करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।